तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 11th एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट जीव जगत में विविधता। फर्स्ट चैप्टर है जीव जगत, उसको सारा हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मैं उसी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिस तरह से आप बुक पढ़ते हैं, क्योंकि यही तरीका सबसे बेस्ट है और इसी से ही आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसको आप भी थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्यों ना हम इसकी एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ें। तो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर जीव जगत, और ये पूरा मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर इंग्लिश में चाहिए आपको तो इंग्लिश में भी मैं अलग से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसकी वीडियो अलग से बनाऊँगा। ये सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में एक्सप्लेन है, ठीक है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन से कि इसमें 5 टॉपिक दिए गए हैं। जीव क्या है, जीव जगत में विविधता, वर्गीकी संवर्ग और वर्गीकी सहायता साधन। चैप्टर देख लेते हैं, यह है चैप्टर। बहुत जल्द पूरा हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। जीव जगत कैसा निराला है। जीवों में विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वासस्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत हो, पर्णपाती वन, महासागर, अलवणीय या मीठा जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल तथा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों, समष्टि मतलब पॉपुलेशन, इसका मतलब है पॉपुलेशन के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय या कम्युनिटी में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिकाओं में आणविक गतिविधियों से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में 2 निर्विवाद प्रश्न हैं। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न है दार्शनिक, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे, हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। इस पैराग्राफ में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता, तो यह बस चैप्टर के समझने के लिए है कि जीव और निर्जीव क्या है। इसमें बताया गया है कि परिस्थिति विरोध तथा समष्टि के सदस्यों में और कम्युनिटी में जो सहयोग होता है और कोशिकाओं में होने वाली सारी रिएक्शन से पता चलता है कि जीवन क्या है। और इसमें हमेशा जीव को लेकर 2 प्रश्न होते हैं, एक तो कि जीव क्या है, जीवन और जीव और निर्जीव, और दूसरा है कि जीवन के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य होना। दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। इसका बायोलॉजी कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि एक दार्शनिक प्रश्न है। जबकि वैज्ञानिक होने के नाते हम सिर्फ पहले प्रश्न को ही देखते हैं कि जीव और निर्जीव क्या इसमें क्या अंतर है, जीव और निर्जीव क्या होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको लेते हैं। जीव क्या है। हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, तब हम प्राय जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षण की जो देखने को हमें, अभिलक्षण यानी कि लक्षण जो हमें दिखते हैं बाहर से, उनको देखते हैं। जैसे कि वृद्धि यानी ग्रोथ, जनन या रिप्रोडक्शन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उनके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं। भाई ये सारे जो अभिलक्षण हैं ये जीव के लक्षण हैं, बताए गए हैं। जैसे कि वृद्धि है, जनन है, पर्यावरण के प्रति संवेदनाओं का पता लगाना और उनके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि अद्भुत लक्षण जीवों के हैं।
आप इस सूची में उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म और स्वयं की प्रतिलिपि बनाना है, यानी कि स्वयं की कॉपी बनाना है। कॉपी बनाना यहाँ पे देखिए आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करके एक दूसरा रिप्रोडक्शन या डिवाइडेड होके स्वयं के जैसा एक दूसरा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, तो उसको प्रतिलिपि कहते हैं। डीएनए देखो, डीएनए में भी जब रिप्लिकेशन होता है उसके बाद एक अलग से डीएनए बन जाता है, उसके बाद सेल में डिवाइडेशन होता है। तो यह सब प्रतिलिपि बनाना है। जैसे स्वयं को संगठित करना, स्वयं को संगठित करके रखना, प्रतिक्रिया करना या कि रेस्पॉन्स करना। उद्गमन का अर्थ मतलब है इवोल्यूशन या विकास आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम सब इन सबको विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। ये जो कंटेंट दिया गया है इस एनसीईआरटी के इस पेज में, इसको सारी इन 2 पेज में इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। तो अब इसको समझते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा है सभी जीव वृद्धि करते हैं। यह एक स्टेटमेंट बन गया कि सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों ही वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव जिसको हम आंखों से देख पा रहे हैं वो सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। जो भी हम देख पा रहे हैं, जैसे कि कोई एनिमल हो गया, किसी को भी ले लीजिए आप। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बहुकोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि होती है। पौधों में भी वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है। जो पौधे होते हैं उनमें जीवन पर्यंत यानी उनकी जितनी आयु होती है, जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन होता रहता है। प्राणियों में यह वृद्धि एक आयु तक होती है। प्राणियों में यह वृद्धि एक आयु तक होती है। प्राणियों में एक वृद्धि एक आयु तक ही होती है। जैसे कि किसी भी इंसान का विकास जो वृद्धि होती है वो एक आयु तक होती रहती है, लेकिन उसके बाद कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता ही रहता है। लेकिन कोशिका विभाजन हमेशा, जैसे कि हमारी स्किन सेल्स होती है, स्किन सेल्स का हमेशा रीजनरेशन होता रहता है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता ही रहता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। ये लाइन यहाँ पे समाप्त हो जाती है। उसके बाद देखते हैं एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हुआ कुछ बैक्टीरिया है, प्रोटिस्ट है, ये सब जो जिनका बॉडी एक वन सेल, इसको एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इन्हें पात्र संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। ठीक है। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों, उच्च कोटि के प्राणी यानी जो उच्च कोटि के प्राणी हैं, जैसे कि बड़े प्लांट्स हो गए, उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। वृद्धि और जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जीव के भार में भी वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। यदि हम भार को अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीव के भार में भी वृद्धि होती है। अब जैसे कि हम किसी अभिलक्षण माने वृद्धि को, भार में वृद्धि को, तो निर्जीव में भी ये तो वृद्धि होती है। यदि हम गोलाश्म तथा रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पदार्थों पर एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है, इसलिए वृद्धि को एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। तो ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे आके बनती है कि इसलिए वृद्धि को जीवों में एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। ठीक है, ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि वृद्धि एक विशिष्ट गुण नहीं है। यहाँ पे इस लाइन में हमें ये पता चलता है। जीवों में यह अभिलक्षण जिन परिस्थितियों में अभिलक्षित होता है उनका विवेचना करके ही यह समझा जाना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण हैं। ठीक है, ग्रोथ का पता चला गया। जो वृद्धि है उसको एक विशेष लक्षण नहीं मान सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे।
यहाँ से लेते हैं इसको। इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। सभी जीव रिप्रोडक्शन करते हैं। इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में जनन का अर्थ है, बहुकोशिकीय जीव जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें जनन या रिप्रोडक्शन का अर्थ है अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिनके अभिलक्षण उनके माता पिता से मिलते हैं। ये आपको समझ में आ गई होगी कि बहुकोशिकीय जीव जनन से एक संतति उत्पन्न करते हैं जिनके लक्षण उनके माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं, इसमें भी लग रहा है, इसका मतलब जीव सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों कर सकते हैं। फंजाई जो होती है, फंजाई उसको बोलते हैं कवक। फंजाई कवक लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। तो फंजाई किनके द्वारा अलैंगिक रिप्रोडक्शन करती है? बीजाणुओं के द्वारा, बीजाणुओं द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। निम्न कोटि के जीव जो जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, यीस्ट हुआ, सिलेंट्रेटा वगैरह, जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स सारे इसमें आ जाते हैं। निम्न कोटि के जीवों जैसे ईस्ट तथा हाइड्रा एक एनिमल है जो उसमें आता है, सिलेंट्रेट से, और यह बैक्टीरिया ये उसमें मोनेरा में आता है। ईस्ट में मुकुलन या इसको बडिंग बोलते हैं, बडिंग या मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन द्वारा जनन होता है। किसी भी बॉडी के किसी पार्ट से किसी कलिका का जन्म हो जाता है, जिससे कि एक नया एनिमल का जन्म होता है। प्लेनेरिया एक एनिमल है जिसको चपटाकृमि भी बोलते हैं, जिसमें वास्तविक पुनर्जनन यानी रीजनरेशन। प्लेनेरिया चपटाकृमि में वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर जीवित कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। प्लेनेरिया एक एनिमल है जिसमें वास्तविक रीजनरेशन पाया जाता है। अगर उसकी बॉडी को दो भाग में काट दे तो उसको कटा हुआ भाग वापस रीजनरेट हो जाता है, इसको बोलते हैं रीजनरेशन होना। तो प्लेनेरिया याद रखने वाली चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें रीजनरेशन की क्षमता सबसे अधिक होती है प्लेनेरिया में, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि वास्तविक पुनर्जन्म होता है प्लेनेरिया। एग्जाम्पल ये याद रखने वाला है। इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फंजाई तंतुमय शैवाल जो शैवाल आपने देखे हैं, आप आगे सब आएंगे, सब पढ़ लेंगे इनको। तंतुमय शैवाल मॉस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि से गुणन करते हैं। जब हम एक कोशिकीय जीवों जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोशिकीय शैवाल तथा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। एक कोशिकीय जीव जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो एक कोशिका डिवाइड होकर दो कोशिका बन जाती है। इसका मतलब ये है कि उनमें इस वृद्धि और जनन सेम है, अर्थात जो जनन करके कोशिकाओं में वृद्धि कर रहे हैं तो इनको दोनों को पर्यायी कहा गया है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। हमने यहाँ पे ऊपर देखा था। अब तक हमने देखा कि एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि तथा जनन दोनों शब्दों का उपयोग के लिए एक विषय में सुस्पष्ट नहीं, लेकिन हम जैसे कि इसको स्पष्ट नहीं कर सके हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो जनन नहीं करते, जैसे कि खेसर, खच्चर, बद्यकागर मधुमक्खी। बद्यकागर मतलब स्टाइल, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें 3 तरह की मक्खियाँ होती है। फीमेल की एक तो क्वीन होती है, दूसरी वर्कर्स होती हैं और मेल ड्रोन होते हैं। उसके बोलते हैं जो मधुमक्खी या वर्कर्स होते हैं उनको बोलते, वो इनफर्टाइल होती है, उनको बोलते हैं बद्यकागर मधुमक्खी या अनुउर्वर मानव युगल। जो इनफर्टाइल
फीमेल या मेल होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, उनको बोलते हैं अनुर्वर मानव युगल आदि। इस प्रकार जनन भी जीवों के समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। यह लाइन सबसे इम्पोर्टेंट फिर से आती है इसमें कि इस प्रकार जनन भी जीवों के समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा उनके प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है, जबकि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा वास्तविक प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है। तो हमने इस पैराग्राफ में हमने देखा कि ग्रोथ भी एक विशिष्ट जीव का विशिष्ट लक्षण नहीं है, और इस पैराग्राफ में हमने देखा कि जो रिप्रोडक्शन है वो भी एक जीवों का एक विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। जीवों का दूसरा लक्षण है उपापचय। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। जीवों में दूसरा लक्षण है उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी मेटाबॉलिज्म को दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वो होता है जिसमें नए पदार्थ का सिक्रेशन होता है, और कैटाबॉलिज्म जिसमें कि पदार्थ का टूट कर छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो ये रसायन छोटे छोटे विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं और अनवरतल जैव अणुओं में बदलने और उनका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचय क्रिया हैं। सभी जीवों, चाहे वह बहुकोशिक हो या एक कोशिक हो, में हजारों उपापचय क्रियाएं साथ साथ चलती है। सभी पौधों, प्राणियों, कवकों तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचय क्रियाएं होती है। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रियाएं हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती। किसी भी निर्जीव में कोई उपापचय क्रिया नहीं होती। तो शरीर के बाहर होने वाली मुक्त तंत्र में उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती है। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती है। किसी भी सेल को बाहर निकाल लिया और उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन शो हो सकती है। जीव के शरीर के बाहर परख नीले में की गई उपापचय क्रियाएं न तो जैव है और न ही निर्जीव है। जो हम टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शंस करते हैं वो तो न तो जैव है और न ही निर्जीव है। अतः उपापचय क्रियाएं ये इम्पोर्टेंट लाइन है इसकी। अतः उपापचय क्रियाएं निरोपवाद जीवों के विशिष्ट गुणों में परिभाषित है, जबकि पात्र में एकाकी उपापचय क्रिया जैविक नहीं है, यद्यपि यह निश्चित ही जैविक क्रिया है। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप को सुस्पष्ट अभिलक्षण है। तो यहाँ पे दो, एक तो मेटाबॉलिज्म है और एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं कोशिकीय संगठन, भी एक सुस्पष्ट अभिलक्षण है। यानी कि हमें सिर्फ दो ही चीज़ें मिली है, एक तो मेटाबॉलिज्म और दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भी किसी भी जीव का विशिष्ट लक्षण है। इसको दोनों को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म है। और अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, शायद सभी जीवों का सबसे सुस्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है, के प्रति संवेदनशीलता या प्रतिक्रिया करना है। अब इसको, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इसकी, इसको देख, शायद सभी जीवों का सबसे सुस्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण, यानी कि रेस्पॉन्स करना पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकता है, इसको बोलते हैं सेंसेशन बोलो, ये के प्रति संवेदना की प्रतिक्रिया करना ही। अब अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे, हम अपने संवेदी अंगों से अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। हम अपने संवेदी अंग, हमारे संवेदी अंग कौन कौन से हैं, जैसे आँख है, कान है, और हमारा जैसे कि मुंह है, नाक है, ये सब हमारे संवेदी अंग है। इसके द्वारा हम पर्यावरण से अवगत होते हैं। जैसे कि हम स्मेल करते हैं या सुनते हैं तो हम एनवायरनमेंट के प्रति रेस्पॉन्स कर रहे हैं। जैसे पौधे भी किस प्रकार रेस्पॉन्स करते हैं। पौधे लाइट यानी कि प्रकाश, पानी, ताप
अन्य अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारणों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। बाह्य पौधे इनके द्वारा बाह्य कारकों से प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोट तक। अब ये टर्म है प्रोकैरियोट, और दूसरी है यूकैरियोट। सेल्स को दो सेल्स सेल होती है उसको दो भागों में डिवाइड किया, तो प्रोकैरियोट कोशिका, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा यूकैरियोटिक। ठीक है। प्रोकैरियोट कोशिका वो होती है जिसमें यानी कि जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस में ना तो जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है, और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स वो कोशिका में नहीं होते, जैसे कि ER हुई, माइटोकॉन्ड्रिया हुई, इस प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स उसमें नहीं होते। और यूकैरियोट में सुस्पष्ट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सबसे बड़ी बात तो, और उसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ये चीज़ हम आगे देखेंगे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी। यहाँ बस आप याद रखने के लिए देख लें कि कोशिका को दो डिवाइडेड किया गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है। तक सभी जीव प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में कौन आते हैं? प्रोकैरियोट में एक ही आते हैं जिसको कहते हैं बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है, एक बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब मोनेरा जो वर्ग है उसमें आते हैं बैक्टीरिया और बीजीए। और भी होते हैं एक दो, वो जब टाइम आने पर मैं बता दूंगा अभी दिए। और इसमें आते हैं सारे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है। प्रोकैरियोट बस मोनेरा है, ओनली मोनेरा। तो प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोट तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो जैसे कि पैरामीशियम है, ये एक प्रोटिस्ट है, ये टेम्परेचर लाइट के अगेंस्ट रेस्पॉन्स करती है। बैक्टीरिया भी रेस्पॉन्स करते हैं, सभी रेस्पॉन्स करते हैं। तो इनको कहा गया है कि प्रति संवेदना के प्रति प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्तिकाल मौसमी प्रजनकों के जनक को प्रभावित करता है। पादप में, प्राणियों में दीप्तिकाल आपके नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इसको समझ लीजिए कि जैसे कि मौसम है उसके परिवर्तन के अनुसार उनको जनन को प्रभावित करती है, लाइट करती है, टेम्परेचर करता है, ये सब बातें दीप्तिकाल में आती है। ये आपके नेक्स्ट आपको चैप्टर आएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन है। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन है। इसलिए चेतना जीवों को प्राविशित करने के लिए एक अभिलक्षण हो जाती है। इसलिए अब ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि इसलिए चेतना कॉन्शियसनेस जीवों को परिभाषित करने के लिए एक अभिलक्षण हो जाती है। तो हमें 3 कैरेक्टर मिले हैं, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। ये तीनों कैरेक्टर जीवों के अभिलक्षण हैं, विशिष्ट अभिलक्षण हैं। और जबकि ग्रोथ और ये तो अभिलक्षण है ही सही, लेकिन ये एक विशिष्ट अभिलक्षण है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे रहते हुए देखते हैं, जिसके हृदय तथा फुफ्फुस यानी कि लंग्स, हृदय या जिसको कहते हैं हार्ट को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई गई है। रोगी का मस्तिष्क मृतसम होता है, रोगी में स्वचेतना नहीं होती। ऐसे रोगी को भी कभी भी अपने सामान्य जीवन वापस नहीं आ सकता। तो क्या हम उन्हें जीव या निर्जीव कहेंगे? अब बताओ उसको क्या कहेंगे? उसमें जीवन ही है,
वो वास्तविक में ये सब एनसीईआरटी ने पूछा है कि क्या हम उसे जीव या निर्जीव कहेंगे, नहीं वो जीवन है, क्योंकि उसमें ये सब मेटाबॉलिज्म उसके रिएक्शन जो वो जीवित है, उसके सेलुलर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, बस उसमें एक अभिलक्षण नहीं है, उसकी क्या कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस तो प्लांट में भी नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि वो एनवायरनमेंट का रेस्पॉन्स दे रहा। उच्च स्तरीय अभिलक्षण में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं उनके अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती है। ऊतकों के गुण कोशिकाओं में स्थित कारकों के कारण नहीं है, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण है। यानी कि जो कोशिकाएं हैं वो सारे मिलकर जो रेस्पॉन्स कर रही है उसका प्रतिक्रिया कारण होती है। इसी प्रकार कोशिकीय अंगकों के अभिलक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं, बल्कि अंगकों में स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने के कारण होती है। उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता की पदानुक्रम में यह अद्भुत घटना यथार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृति विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है, जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। वर्तमान, भूत व भविष्य के सभी जीव एक दूसरे को सर्वनिष्ठ आनुवंशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबंध है, परंतु हम पदार्थ सब में विविध अंशों में होते हैं। ये लाइन इतना डीप है जिसका मतलब ये समझे कि ये क्या कहना चाह रही है। वर्तमान, भूत और भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवंशिक पदार्थों से साझेदारी द्वारा संबंध है। यानी कि जो हमारे अंदर आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, वो जिसका इवोल्यूशन हुआ है, हमारा इवोल्यूशन अगर ह्यूमन का इवोल्यूशन अगर देखें तो वो सारा इवोल्यूशन का एक क्रम था। उस क्रम के दौरान सभी का आनुवंशिक पदार्थ समान था और हमारा इवोल्यूशन उसी से हुआ है जो हमारे पुराने एंसेस्टर थे या हमारे पूर्वज थे। तो जो आनुवंशिक पदार्थ आज हमारे अंदर है वही आनुवंशिक पदार्थ किसी न किसी रूप में छोटे अंशों में हमारे पूर्वजों में भी है। इस लाइन को अर्थ बहुत ही डीप है। जी थैंक यू। ये हुआ है हमारा फर्स्ट जीव क्या है, हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम 1.2 स्टार्ट करेंगे, जीव जगत में विविधता।